संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। जो विधान हो वो सबके लिए हो। दुर्भाग्यवश इस देश में कहने को तो संविधान है, एक्चुअल में बहुविधान चल रहा है। ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया आज भी चल रहा है। तो जब यूसीसी आएगा, ये ख़त्म होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। तो ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो विरोध करने वाले, उनको पता ही नहीं है वास्तव में यूसीसी से क्या होगा। जो चीज़ 75 साल के पहले लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिख दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो लोग भी संविधान, रफ़ी अहमद किदवई, सब लोगों ने लिख दिया संविधान में, उसके ऊपर 75 साल के बाद कहना कि ये लागू होना है कि नहीं है, लागू होने से फला ठिकाना हो जाएगा, मुझे लगता है ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी शॉर्ट फॉर्म है इसकी वजह से ये ट्रेंड में आया हुआ है। इस पे वार्तालाप होती है, डिबेट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे जो पीआईएल मैन है वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अश्विनी उपाध्याय जी, जिनको मिस्टर पीआईएल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग और भी कोई अगर ऐसा विवाद हो, ट्रिपल तलाक हो, पॉलीगैमी हो, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पुराना था, इसके साथ साथ अभी आपने सुना होगा रोहिंग्या को वापस भेजने के लिए जो स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड करी थी, यही सर उनके पीछे है। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी के साथ ही मौजूद हूँ। इनको डिबेट पे भी आप देखते होंगे, लेकिन आज इंटरव्यू थोड़ा सा एक्सक्लूसिव करके। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका हमारे चैनल पे। सर, पीआईएल मैन नाम से आप जाने जाते हैं और आपने ऐसे ऐसे पीआईएल याचिकाएं दर्ज करी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पहले तो ये सामाजिक जो गैप है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें पक्का बैकलैश भी मिलता रहता है? सर नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि हम जो भी पिटीशन करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में करते हैं। संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। जो विधान हो वो सबके लिए हो। दुर्भाग्यवश इस देश में कहने को तो संविधान है, एक्चुअल में बहुविधान चल रहा है। जैसे शादी विवाह के मामले में हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, क्रिश्चियंस का अलग विधान। तो ये संविधान नहीं है। इसी तरीके से वक्फ एक्ट बना है एक कम्युनिटी के लिए, लेकिन वैसा कानून न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए, न सिख के लिए। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। 1991 में कानून बना के कह दिया कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि अब आप अयोध्या के अलावा और किसी मंदिर को मुक्त कराने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए मेरी पिटीशन से एडमिट हुई हैं, क्योंकि हमने जितनी भी पिटीशन फाइल किया, अभी तक हम 150 से ज़्यादा पिटीशन फाइल कर चुके हैं, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में होती हैं। इसलिए हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सरकार को नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो संविधान के बाहर की बात हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, और आजकल ये इसलिए चर्चे में क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सेशन में इस पे कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। अभी कह ही रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले तो अगर मैं संक्षेप में आपसे पूछूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्या वाकई में भारत को इसकी ज़रूरत है? 23 नवंबर 1948 को इस पर लंबी चर्चा हो चुकी है। भारत में शरीयत एक्ट चलेगा, पारसी मैरिज एक्ट चलेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चलेगा, या केवल सबके लिए एक कानून चलेगा? इस पे लंबी चर्चा हो चुकी है। 23 नवंबर 1948 को इस पे लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि भारत में अलग अलग कानून नहीं चलेगा, केवल और केवल सबके लिए एक देश एक नागरिक संहिता चलेगी, वन नेशन वन सिविल कोड चलेगा। अनफॉर्चुनेटली जो काम नेहरू जी को करना था आज़ादी के तुरंत बाद, वो काम अब मोदी जी कर रहे हैं आज़ादी के 75 साल के बाद। मोदी जी, अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके हैं, शेष 14 लोगों ने इस पर गंभीरता के साथ नहीं काम किया। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने संविधान की आत्मा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं संविधान की आत्मा है, उसके ऊपर उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ कमीशन को डायरेक्शन दिया जा चुका है, लॉ कमीशन ने अपना काम शुरू किया है। अब तक 8 लाख से ज़्यादा लॉ कमीशन के पास सजेशन भी आ चुके हैं। तो ये पर्सनल लॉ और सेकुलरिज्म ये एक साथ नहीं चलते। हम कहते हैं भारत सेकुलर देश है, दूसरी तरफ पर्सनल लॉ को भी ढो रहे हैं। ये जितने भी पर्सनल लॉ हैं, चाहे वो पारसी का है, चाहे क्रिश्चियंस का है, चाहे वो आपका मुस्लिम्स का है, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों ने बनाए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत। समाज को तोड़ने और बांटने के लिए ही उन्होंने पारसी का एक कानून बना दिया, क्रिश्चियन का एक कानून बना दिया। 1937 में जाते जाते जो है उन्होंने मुस्लिम्स का भी एक कानून बना दिया। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, ओवैसी जैसे लोग जो संविधान की शपथ लेके सांसद बने हुए हैं, संविधान की शपथ लेने के कारण ही उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट,
सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सब कुछ मिलता है, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होते हैं। वो लोग संविधान में लिखी हुई बात का विरोध कर रहे हैं। अरे इनकी तो जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जज हैं, इनकी ड्यूटी है संविधान की। ये लोग ओथ लेते हैं और ये ओथ में कहते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, संविधान की भावना के अनुरूप व्यवहार करेंगे। तो संविधान कहता है भारत में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनफैक्ट अपनी वो ड्यूटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेके समान नागरिक संहिता का विरोध करना अपने आप में, मुझे लगता है ये अपने आप में देशद्रोह है। ये तो कौन कौन से क्षेत्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, मैंने लॉ कमीशन को जो सुझाव दिया है, मैंने उनको ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है। कॉमन सिविल कोड पे बड़ा ये नाम बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया। आप इसका नाम बदल दीजिए, इसका नाम आप रखिए इंडियन सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता। और वो इसलिए मैंने कहा है कि भारत में इंडियन पिनल कोड पहले से चल रहा है, इंडियन टैक्स कोड पहले से चल रहा है, इंडियन एजुकेशन कोड पहले से चल रहा है, इंडियन पुलिस कोड पहले से चल रहा है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप इसका नाम भी इंडियन सिविल कोड रखिए, भारतीय नागरिक संहिता रखिए। इसमें आप 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर नंबर एज ऑफ मैरिज, इसका मतलब देश की सभी बहन बेटियों की शादी की जो मिनिमम एज हो वो एक समान होना चाहिए। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी विवाह की जो उम्र है 9 साल है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में सबकी शादी की उम्र 18 साल है लड़कियों की, लड़कों के 21 साल है। लेकिन मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। तो जब कॉमन सिविल कोड होगा, शादी विवाह की उम्र समान होगी तो फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आने से सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, धोखे के चांस कम रहेंगे। जो लोग धोखा दे देते हैं वो भी बंद हो जाएगा। इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा। कहने का मतलब अगर बाजपन के आधार पर तलाक होगा तो सबको ये ग्राउंड मिलेगा। नपुंसकता के आधार पर अगर तलाक हो सकता है तो ये सबके लिए एक ग्राउंड हो जाएगा। कोड होने पर तलाक हो सकता है तो सबके लिए एक ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, कहने का मतलब सबका जो डिवोर्स होगा वो कोर्ट के जरिए होगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो कोर्ट के जरिए आज भी होता है। जो बाहर हो रहा है व्हाट्सएप से, ईमेल से, कुरियर से या रजिस्टर्ड पोस्ट से या अंतर्देशी भेज के, वो हो रहा है मुस्लिम बेटियों को। ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया आज भी चल रहा है। तो जब यूसीसी आएगा ये ख़त्म होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। यूसीसी आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले से मिलता है। किसको नहीं मिलता? मुस्लिम बेटियों को। उनको केवल मेहर की रकम मिलती है, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये मिल जाता है। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा, मेंटेनेंस का यानी गुजारा भत्ता का सबके लिए एक फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला हो जाएगा तो इसका भी फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। विरासत का सबको इक्वल राइट हो जाएगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। वसीयत का सबके लिए एक समान अधिकार हो जाएगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम बेटियों को विरासत और वसीयत का इक्वल राइट नहीं है। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, बाकी लोगों पर तो एक पति एक पत्नी का नियम लागू है। अभी पीड़ित कौन है? मुस्लिम बेटियां। तो इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। हम दो हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण लागू होगा, इसका भी ज़्यादा फ़ायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। पिता के पेरेंटल केयर यानी पिता के देखभाल कर का अधिकार भी सबको मिलेगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में लड़कियों को पिता की देखभाल का अधिकार है। हमारी मुस्लिम बेटियों को निकाह के बाद अपने पेरेंट्स की देखभाल का अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो मुझे लगता है उनको भी अधिकार मिलेगा। इसलिए मोटा मोटा आप देखिए, इस यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, 100% जो बेनिफिट मिलेगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, थोड़ा सा उससे कम ईसाई पारसी बेटियों को मिलेगा। हिंदुओं में कॉमन सिविल कोड का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू बहन बेटियों के राइट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन वन नेशन वन कोड चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, संविधान की आत्मा है, इसको लागू करना चाहिए, सरकारों की ड्यूटी है। पहले की सरकारें फेल हो गई हैं, वर्तमान सरकार लागू कर रही है, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहिए। ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को इसका धन्यवाद देना चाहिए कि जो काम पहले के लोगों ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। सर, ये कहीं लोकसभा 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? क्योंकि अभी आपने ट्रिपल तलाक की बात करी, लेकिन कह रहे हैं ट्रिपल तलाक लागू होने के बाद भी अभी भी समस्याएं आती हैं महिलाओं को। अभी बीच में सीए एनआरसी की भी जो बात हो रही थी उसको भी लागू नहीं कर पाए। अभी ड्राफ्ट आया ही नहीं था, लोगों में इतनी ज़्यादा हमने देखी कितना गुस्सा भर गया था। ड्राफ्ट आया तब भी गुस्सा हुआ और उस लॉ को वापस ले लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जा रहा है और अगर लागू भी होता है, आप तो ये इसे माने कि लोकसभा 2024 के लिए ये ट्रिपल तलाक की तरह एक मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा के बाद इसको लागू किया है। इसको लागू करना सरकार की ड्यूटी है।
और चूंकि और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको नहीं लिया है, केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जिसने इसको अपने मैनिफेस्टो में लिया है, तो हम तो उसका वेलकम करते हैं। कम से कम एक पार्टी तो है जिसके अंदर इतना दम है, जितना साहस करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है। अनफॉर्चुनेटली जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है और वो लागू करने का वादा कर रही है, उसको लोग कम्युनल कह रहे हैं, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात का विरोध कर रहे हैं वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का पाखंड और क्या हो सकता है। मैं तो ओवैसी को कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप आइए, ओपन पब्लिक डिबेट करते हैं। बार बार झूठ बोलना, ये कहना कि नहीं हम संविधान ने हमको धार्मिक अधिकार दिया, भाई तो धार्मिक अधिकार तो इससे कोई छीनेगा नहीं। जैसे आप नमाज पढ़ते हो पढ़ते रहोगे, हिंदू जैसे 7 फेरे लेते रहेंगे, क्रिश्चियन जैसे चर्च में जाते रहेंगे, सिख जैसे गुरुद्वारे जाते रहेंगे, इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। और एक जो बार बार ओवैसी झूठ बोल रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, अरे भाई संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान धर्म का अधिकार देता है, धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। तो इसलिए संविधान के नाम पे ये कहना कि नहीं हमको तो अधिकार, अरे भाई रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। ये 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, दारुल कज़ा, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये सब कुरीति है। और ये भारत का संविधान है, भारत देश में भारत का संविधान चलता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भारत की ही परंपरा, भारत की संस्कृति के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है, ये खाड़ी देशों का संविधान थोड़ी है, ये भारत का संविधान है। और भारत की परंपरा रही है नारी तू नारायणी, भारत की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, भारत की परंपरा रही है गृहिणी, मतलब जिसका पूरा गृह रीढ़ी हो उसको गृहिणी कहते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो यहाँ पे बहन बेटियों को सेकंड क्लास का सिटीजन बना के रखना, बहन बेटियों को उपभोग की वस्तु बना के रखना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, और यूसी से देश की सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। सर, जब भी ये जो आपने बात बोली अभी कि सबको समान अधिकार मिलेगा, आपका कोई ऐसा अधिकार भी नहीं छीना जा रहा। जैसे आपने नमाज की बात करी, खाना पीना हर चीज़ वैसी होगी, लेकिन तब भी ये धर्मगुरु कहते हैं, धर्मगुरु ही नहीं, ये जो आम पब्लिक भी है। जैसे जब मैं चांदनी चौकी अपने इसी कैमरा सहयोगी के साथ गया था, वहाँ पे भी कह रहे थे कि इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्यों? धर्मनिरपेक्षता की वजह से। और उसी को खतरा हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि हम शरिया कानून को भी अगर थोड़ा बहुत मानते हैं, उसको अभी हटाने का क्या फ़ायदा? पहले ही हटाते, 2014 से सत्ता में बैठे, लेकिन ये देख रहे कि कमज़ोर करने का मौका मिल गया है मुसलमानों को, खास तौर पे मुसलमानों को, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते थे। तो क्या लगता है सेक्युलरिज्म को खतरा होगा जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं? वास्तव में एक्चुअल में सेकुलरिज्म तो ये यूसीसी लागू करने के बाद ही आएगा। एक्चुअल सेकुलरिज्म यूसीसी लागू करने के बाद आएगा। अभी भारत सेकुलर नहीं है, सही मायने में सेकुलर नहीं है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। भारत में आज की डेट में संविधान है ही नहीं है। भारत में आज बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। इसलिए कह रहा हूँ सही मायने में सेकुलरिज्म, सही मामले में संविधान तो तब होगा जब भारत में एक यूसीसी होगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड होगा। जैसे हमारे देश में आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, आईटीसी है, इंडियन टैक्स कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है। उसी पैटर्न पे अगर एक इंडियन सिविल कोड होगा तब ये सही मामले में सेकुलर होगा। आज की डेट में नागरिक अधिकार अलग अलग है, मुस्लिम बहन बेटियों को अलग अलग अधिकार है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 बहनें हैं, वो 4 बहनें एक हिंदू से शादी करती है, एक मुस्लिम शादी करती है, एक पारसी से शादी करती है, एक ईसाई से शादी करती है। चारों बहनों की जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो उनके इक्वल राइट है। लेकिन जैसे वो शादी हो जाएगी, जो हिंदू के घर में शादी होगी उसको अलग अधिकार मिलेगा, मुस्लिम के घर में जो जाएगी उसको अलग अधिकार होगा, जो क्रिश्चियन के घर में जाएगी अलग अधिकार होगा, जो पारसी के घर में जाएगी अलग अधिकार होगा। ये बिल्कुल सेकुलर कंट्री में नहीं चलता। जिस देश में लोकतंत्र होता है, जहाँ संविधान होता है, जहाँ सेकुलर होता है, वहाँ पे इस तरीके का नहीं होता है कि शादी करते उनके राइट चेंज हो जाए ना। बिल्कुल, शादी के पहले शादी के बाद अधिकार एक समान होना चाहिए। अभी जैसे आपने बोला कि सिखों के लिए भी अलग कानून चलता है, पारसियों के लिए भी अलग अपना वो जो मानते हैं। सर, अभी एक सिख ऑर्गेनाइजेशन थी और जो नागा बाबा है उनका भी एक कम्युनिटी है, उन्होंने भी ये मैसेज दिया है कि पोलराइजेशन और माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध ये जो एक डोमिनेंसी छेड़ी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। तो सर, ये लॉ और सरकार अगर इतने फ़ायदे हैं तो क्या जागरूक करने में असमर्थ है हमारे नागरिकों को कि वो ये भी सोच रहे हैं? जागरूक हैं, ये कुछ पाखंडी हैं जो आके ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, जिसको अपना पॉलिटिक्स चमकाना है, जिसको अपना चेहरा दिखाना है,
जिसको ऐसे लगता है कि ऐसी बातें कर देने से उसका वीडियो वायरल हो जाएगा। ऐसे पाखंडी लोग बात करते हैं। जो इस तरीके की बात करते हैं ना, उन्होंने कभी संविधान पढ़ा है। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उनसे एक बार जाके पूछ लेना संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं। उनसे ये पूछ लो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, उनसे ये पूछ लो आर्टिकल 44 क्या था, उनको कुछ नहीं पता। कुछ तो ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो विरोध करने वाले, उनको पता ही नहीं है वास्तव में यूसीसी से क्या होगा। और जो लोग जिनको पता है फिर भी वो विरोध कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको लगता है ऐसे विरोध करेंगे तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी होगी। अगर हम इसमें सहमति दे देंगे और सहयोग करेंगे तो हम तो फिर वही हो गया कि जो बीजेपी कह रही वही उसके साथ हो गए। ऐसा नहीं है, ये संवैधानिक इशू है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है, जिन लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है, उनको तो बिल्कुल राइट नहीं है, इस बात का अधिकार नहीं है कि संविधान में लिखी हुई बात का विरोध कर सकें। ये होते कौन है? जो चीज़ 75 साल के पहले लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिख दिया। बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो लोग भी संविधान, रफ़ी अहमद किदवई, सब लोगों ने लिख दिया संविधान में। उसके ऊपर 75 साल के बाद कहना कि ये लागू होना है कि नहीं है, लागू होने से फला ठिकाना हो जाएगा, मुझे लगता है ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं। संविधान सभा में जितने भी लोग थे सबकी इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए जो संविधान में संविधान की शपथ ले रहे हैं और संविधान में लिखी हुई बात का विरोध कर रहे हैं। कायदे से इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए।